Hello, my dear students. Today I am here with you just to tell you some important questions of income tax. Actually, exams are approaching. अब है क्या कि सभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वन बाय वन कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो. बट आई से बच्चों, द पॉइंट इज जो स्टूडेंट्स ओनली थ्योरी कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द ओनली कल्चर नाउ डेज आई एम नोटिसिंग कि बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द थ्योरी एंड दे एक्सपेक्ट गुड मार्क्स, उनको अच्छे नंबर भी चाहिए. अब आपको बच्चे, अगर आप इनकम टैक्स कर रहे हो, आप ओनली थ्योरी बेस्ड जा रहे हो, द फर्स्ट थिंग जो आपको हेल्प करेगी इस वीडियो में इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, द बुक्स एंड द क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. ठीक है, तो स्टे ट्यून टिल लास्ट ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो. अब देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़, ये जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा हेल्प किसको करने वाली है? बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर और बीबीए के स्टूडेंट्स को, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स को. रीज़न, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, एमडीयू है, सीडीएलयू है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस आई हैव गॉन थ्रू. उन सब में बच्चों क्या है, काफ़ी जगह पर जो इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, और दोनों में क्या है, दोनों सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है. आधा कुछ फर्स्ट हाफ जो है वो थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड हाफ फोर्थ में. जिनमें फाइनल ईयर में है तो उनमें क्या है, फर्स्ट हाफ जो है वो है फिफ्थ सेमेस्टर में, सेकेंड हाफ जो है वो है सिक्स सेमेस्टर में. तो इसीलिए अभी ओर्थ सेमेस्टर चल रहा है, अभी आपके थर्ड या फिफ्थ के एग्जाम्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग दिस इज इनकम टैक्स वन. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं इनकम टैक्स की, वो क्या है? इनकम टैक्स बाय जगदीश गुप्ता, मुक्ता जैन एंड राकेश जैन. आई हाईली रिकमेंड दिस बुक. रीज़न क्या है बच्चों? स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके रीडिंग स्किल्स बहुत अप्रोप्रिएट से हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, या फिर जो बच्चे नॉन अटेंडिंग रहे हैं जी, जो सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं. ठीक है, रीज़न क्या है? ये बुक इज़ कस्टमाइज्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ओनली. इसका जो कंटेंट है, आपको जितना मेंशन करना है, जिस फॉर्म में लिखना है, पॉइंट्स की फॉर्म में, सब कुछ उस तरह से दिया हुआ है. एंड व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रेफरेंस, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स बाय एच.सी. मेहरोत्रा, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस बाय गुरीश आहूजा एंड रवि गुप्ता, सिस्टमेटिक अप्रोच टू इनकम टैक्स बाय डॉक्टर विनोद के वी के सिंघानिया के नाम से बेसिकली ये बुक फेमस है, एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया. अनडाउटेडली दीज थ्री बुक्स आर ऑल्सो वेरी गुड. तो आपको जो भी बुक मिले आप उसमें से पढ़ो, बट द पॉइंट हेयर इज टू बी, द पॉइंट टू बी कंसीडर्ड हेयर इज, आपको बच्चों लेटेस्ट बुक से पढ़ना है, आपको पुरानी बुक से इनकम टैक्स नहीं पढ़ना, क्योंकि लॉ चेंज होते हैं, अमेंडमेंट्स होंगी. आपने कुछ अमेंडमेंट, कोई जो ऐसा पॉइंट है आपने गलत लिख दिया, ठीक है, आपने पुराना पॉइंट लिख दिया लॉ के अकॉर्डिंग और वो अमेंड हो चुका है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो बी केयरफुल. अगर आप कोई ओल्ड बुक से पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन न्यू उसकी अमेंडमेंट चेक कर लो, अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर लो एक बार पढ़ के कि हाँ, कि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए. ठीक है, तो नेक्स्ट, अब what chapters I am going to discuss in this video. अब वो चैप्टर्स हैं बच्चों, दीज आर द 14 चैप्टर्स. एक्चुअली मैंने ये 14 के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस आई हैव गॉन थ्रू, तो इनकम टैक्स वन में मेजॉरिटी यही 14 चैप्टर है. मतलब किसी यूनिवर्सिटी में 12 है, ये फर्स्ट 12 है, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स से लेकर एग्रीकल्चरल इनकम तक है. किसी यूनिवर्सिटी में 14 सेट ऑफ तक है, और किसी यूनिवर्सिटी में डिडक्शंस वाला एक एडिशनल चैप्टर भी है, बट वो एक आधा के है. मेजॉरिटी में आई हैव नोटिस्ड कि ये चैप्टर फॉलो हो रहे हैं, इसीलिए आई हैव टेकन इनटू द कंसिडरेशन दीज चैप्टर्स. अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, जो बच्चे ओनली थ्योरी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, उनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है.
आप किसी भी चैप्टर की थ्योरी को ड्रॉप नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, आपको सभी चैप्टर्स की थ्योरी करनी है। रीज़न ये है बच्चों, 40% जो पेपर होता है, यूजुअली 35 to 40% जो पेपर होता है उसमें न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, आपके पास क्या बच्चा, रिमेनिंग 60%, और 60% में से जो यूजुअल यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न है, आपको टोटल पेपर में से 50% अटेम्प्ट करना है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ छोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको करना क्या है, ये जो इन 14, इसीलिए मैंने आपको क्या बताया है, सारे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स ले रही हूँ कि आपको मैंने हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ये आपका सारा इनकम टैक्स भी कवर कर रहा है। क्लियर? तो अब आपको बहुत ध्यान से हर चैप्टर का सुनना है, और लास्ट में मैं आपको चैप्टर की स्कीम भी बताऊंगी। अब ये देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास, ये है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स इन इंडिया। इस चैप्टर में यूजुअली बच्चों क्या है, सारी डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशंस आपको करनी है। क्यों करनी है? बिकॉज जब तक आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो आपको इनकम टैक्स में पढ़नी है, जो आपको इस सेमेस्टर में तो काम आएगी, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी काम आएगी। तो जब तक आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाओगे। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है। लेकिन स्टिल मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स में। और फुल फ्लेज इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द टर्म प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। What are the exceptions to the rule that income of a previous year is assessed to tax in the assessment year? यहाँ पर आप पहले प्रीवियस ईयर का मीनिंग बताओगे, असेसमेंट ईयर का मीनिंग बताओगे, दोनों का डिफरेंस बताओगे, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर की एक्सेप्शंस बताओगे। क्लियर? अब है ये राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दीज पॉइंट्स: इनकम, डिफरेंस बिटवीन जीटीआई एंड टोटल इनकम, असेसी, पर्सन, difference between tax planning and avoidance, tax evasion and avoidance, tax planning and evasion, फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। अब बच्चों होता क्या है, कई बार इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन या फुल फ्लेज क्वेश्चन है नहीं, तो होता क्या है, कई बार एक ही क्वेश्चन आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 3 पॉइंट्स आ गया आपके पास, या 4 पॉइंट्स आ गए, तो वो फुल फ्लेज क्वेश्चन बन गया। ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट नोट से लेकर 8 मार्क्स, 14 मार्क्स, या फुल फ्लेज क्वेश्चन जिन यूनिवर्सिटीज़ में 15 मार्क्स का है वहाँ तक आ सकता है। तो इस चैप्टर में ये आपके पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रह जाती है। सेकेंड चैप्टर, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में एक क्वेश्चन, जो पिछले मेरे 20 सालों का एक्सपीरियंस में ध्यान दूं, तो एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, एक क्वेश्चन कंफर्म है, तो वो क्वेश्चन क्या है? या तो वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, और या वो थ्योरी है। 50-50 चांस है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या ऐसा भी नहीं है कि न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो अब इस चैप्टर में एक अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ क्या है बच्चों, जो बच्चे सिर्फ थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल नहीं करते हैं, आई वुड सजेस्ट ये वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, जो आपको मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को जब आप लर्न करोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जब आपको प्रोविजंस पता चल जाएंगी, तो इसके न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, जब आप इसके प्रोविजंस में येस या टैक्सेबल वर्ड पढ़ोगे अपनी बुक्स में, वहां पर आपको येस या टैक्सेबल की बजाय एक अमाउंट लिख देना है। अमाउंट लिख के उसका सिर्फ टोटल करना है, और टोटल भी आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्रोविजंस ही तो लर्न करनी है, 15-20 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही तो करने हैं। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं करते हैं, वो भी ये कर सकते हैं, इट्स दैट इजी। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि इसको ड्रॉप नहीं करना, इसका न्यूमेरिकल करना ही करना है। ठीक है, अब दूसरा, इसका जब थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा, वो क्वेश्चन बनता है बच्चों, हाउ इज रेजिडेंस ऑफ एन असेसी डिटरमाइंड फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, रेजिडेंस एक असेसी का कैसे डिटरमाइन करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटर्मिनेशन। अब इसमें आपको असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे बताना है, कि इंडिविजुअल का क्या है, एचयूएफ का क्या है, फर्म का क्या है, एओपी का क्या है, बीओआई का क्या है, जो भी आपने, कंपनी का क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि असेसी वर्ड लिखा है। यहीं अगर क्वेश्चन में इंडिविजुअल वर्ड होगा तो आप सिर्फ इंडिविजुअल का बता करके छोड़ देना। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि वो किसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछ रहे हैं। दूसरा,
एक्सप्लेन हाउ, इसी का ही पार्ट है ये, एक्सप्लेन हाउ इट अफेक्ट्स द टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी, कि असेसी की टैक्स लायबिलिटी को ये कैसे अफेक्ट करता है। यहां पर आपको क्या बताना है, टैक्स लायबिलिटी या टैक्स इंसिडेंस, स्कोप ऑफ टैक्स, ये सारा है कि किस व्यक्ति के लिए जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस यानी कि ओआर, एनओआर और एनआर के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको इसके लिए एक चार्ट मिल जाएगा बना हुआ, टेबुलर फॉर्म में कुछ मिलेगा, टेबल सा बना हुआ। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, उस टेबल को क्रैम करना है, आपने वो टेबल यहां पर मेंशन करना है। क्लियर। उसके बाद उस टेबल को आपने इलैबोरेट करना है। क्लियर। और वो जो टेबल आप लर्न करोगे वहीं से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब बच्चों एक चीज और जो इस चैप्टर में थ्योरी में आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि कई बार क्वेश्चन में ओनली रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन पूछा होता है और ओनली टैक्स लायबिलिटी, मतलब ये क्वेश्चन कई बार कंबाइन होके, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर कई बार इसका हाफ पोर्शन आ जाता है, फर्स्ट हाफ आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस या सेकंड हाफ आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी। तो आपने बच्चों क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, जो पूछा है वही लिखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा है, बच्चे टैक्स इंसिडेंस लिख रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं मैम हमारे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करके अटेम्प्ट करना है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों एक चीज और, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प देम टू स्कोर गुड। क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो अपने दोस्त का भी भला करो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, मेजॉरिटी हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए। ठीक है। एंड आपको ये भी लग रहा है कि हाँ अच्छा है तो गिव मी अ लाइक सो दैट आई कैन गेट टू, आई एम एबल टू नो कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आई नीड टू प्रिपेयर मोर ऑफ सच कंटेंट। अगेन कमेंट इन केस यू नीड एनी एक्स्ट्रा कंटेंट और यू फील आई एम लैगिंग समवेयर, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एन इन्फॉर्मेशन, कहीं कुछ मुझसे स्किप हो रहा है तो जस्ट लीव अ कमेंट, राइट। सो एनी हाउ मूव ऑन टू द चैप्टर 3, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में क्या है बच्चों, ये चैप्टर आपको जब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, इस चैप्टर को सबसे लास्ट में प्रिपेयर करना है। रीजन, क्योंकि ये क्या है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि कर मुक्त आय बतानी है आपको। अब कर मुक्त यानी कि ऐसी इनकम जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट का मतलब टैक्सेबल नहीं है। अब जो चीज आपके लिए टैक्सेबल नहीं है आपको अलग से उसको लर्न नहीं करना है। आप जब 1 to 12 चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ोगे कि ये एग्जेम्प्ट है, ये करमुक्त है, ये पार्शियल एग्जेम्प्ट है यानी कि आंशिक रूप से करमुक्त है। जब आप वो सारे पॉइंट्स पढ़ लोगे मुझे लगता है 15 पॉइंट्स आपके वहीं कवर हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, उन्हीं 15 पॉइंट्स को अलग से एक जगह पढ़ के यहाँ लिख देना है। दूसरा तरीका क्या है, आपने 15 पॉइंट्स ही करने हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फिर से क्वेश्चन में या आपके पास यूजुअल असेसी वर्ड आएगा या इंडिविजुअल वर्ड आएगा, उसकी 15 इनकम्स लिखनी है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, पहले एक बार सारा पढ़ लेना है, सारे 12 के 12 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद इस चैप्टर पे आना है बुक में, और जो पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं ना उन्हीं पॉइंट्स को टिक करके लर्न कर लेना है कि हाँ भी हम ये वाले 15 अटेम्प्ट करने वाले हैं। डोंट गो फॉर एनी न्यू पॉइंट जो आपसे पहले आपने स्किप किया है या आपको समझ नहीं आ रहा, ऑलरेडी लर्न पॉइंट में से इसको आपको करना है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये था चैप्टर 3। अब आपको लगेगा मैम चैप्टर 4 और 5 कहाँ है, तो बच्चों चैप्टर 4 और 5 जो है वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज का और रिटायरमेंट बेनिफिट, जो कि अगेन सैलरी का पॉइंट्स है। तो बच्चों अगेन सैलरी का पार्ट है, सॉरी। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक सैलरी का फुल फ्लेज थ्योरी क्वेश्चन नहीं देखा। सैलरी में से न्यूमेरिकल कंफर्म आता ही आता है। रही बात थ्योरी की, तो जिन यूनिवर्सिटीज में शॉर्ट नोट जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी वाला पैटर्न है वहां पर थ्योरी आ जाती है सैलरीज की, और उसमें यूजुअली एचआरए, मोटर कार और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस ऐसे और ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स के जो पॉइंट्स हैं उन सबका कोई भी एक पॉइंट, चाहे वो ग्रेचुटी है, चाहे वो पेंशन है या एक एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉर्मल सैलरी में, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके पास इसमें आ जाते हैं शॉर्ट नोट में।
उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर हो गया. लेट्स कम टू द सिक्स्थ चैप्टर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो बच्चों हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 7, हाउस प्रॉपर्टी और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इन दोनों चैप्टर्स में से यूजुअली क्या होता है, एक की थ्योरी आएगी, एक का न्यूमेरिकल आएगा. अब आपको नहीं पता किसकी थ्योरी आएगी और किसका न्यूमेरिकल आएगा. ठीक है. अब क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हो तो आपको दोनों की थ्योरी करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि जिससे थ्योरी आ गई आपको वही थ्योरी अटेम्प्ट करनी है. क्लियर. तो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, कि आप एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे. State the deductions allowed from annual value while computing taxable income from the house property. तो उसमें से क्या क्या डिडक्शंस अलाउड हैं. तो आपको यहाँ पर एनुअल वैल्यू के बारे में बताना है. एनुअल वैल्यू सेल्फ, हाँ कई बार बच्चों सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी आ जाता है, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर करके मत चलें, उसको भी एक ओवरव्यू दे करके जाएं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के, क्योंकि कुछ मेजॉरिटी तो सेम ही है, एक दो पॉइंट्स हैं उसके, तो उसको भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लें. नेक्स्ट चैप्टर 7, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. जैसे मैंने पहले बताया 6 और 7 में से यूजुअल जो पैटर्न है एग्जाम का, एक की थ्योरी और एक का न्यूमेरिकल है. तो जब अगर हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आ गया और पीजीबीपी की थ्योरी आई, तो दीज आर अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन माय ओपिनियन. तो पहला और दूसरा क्वेश्चन एक ही चीजें हैं इसमें मेजरली. द फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड, और सेकंड में वो कह रहा है एक्सपेंसेस disallowed while computing income from profit and gains from business and profession. profit and gains from business and profession से आपको जो भी allowed expenses हैं या disallowed expenses हैं उनको डिस्कस करना है. अगेन आपकी बुक में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. अब आपको फुल फ्लैश 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 20 पॉइंट सफिशिएंट है, लेकिन उन 20 में से भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट मेंशन करने ही करने हैं. वो 3 ये शॉर्ट नोट में अलग से भी आ सकते हैं. ठीक है. साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, बैड डेट्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और अलग से फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी आ सकते हैं. और अगर एक्सपेंसेस अलाउड या डिसअलाउड का क्वेश्चन आता है, वहां पर इनका जो भी प्रोपोर्शन है आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा. अब बच्चों देखो चैप्टर 7 के बाद मैं सीधा आ रही हूँ चैप्टर 10 पे. चैप्टर 8 और 9 क्यों नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि द वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जो थ्योरी बेस्ड एग्जाम में जा रहे हैं. ठीक है. तो जब आप चैप्टर 7 के बाद जो चैप्टर 8 है आपका, चैप्टर 8 इज प्रिजम्पटिव बिजनेस, चैप्टर 9 इज डेप्रिसिएशन, मे बी वाइस वर्सा. तो प्रिजम्पटिव बिजनेस का यूजुअल क्वेश्चन मैंने नहीं देखा. और व्हेन इट कम्स टू डेप्रिसिएशन, अगेन बच्चों डेप्रिसिएशन उन बच्चों को करना है जिन्होंने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है. जिन्होंने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करना, तो थ्योरी का क्वेश्चन यूजुअली मैंने नोटिस नहीं किया कि एग्जाम्स में कभी आया हो. तो लेट्स कम टू चैप्टर 10, दैट इज कैपिटल गेन. अब कैपिटल गेन से यूजुअली जो यूजुअल पैटर्न रहता है वो थ्योरी का रहता है, बट डजंट मीन कि न्यूमेरिकल नहीं आता, बहुत कम केसेस में आया भी हुआ है. तो अब इसमें थ्योरी के क्वेश्चन क्या बनते हैं. सबसे पहले तो आपको कैपिटल गेन का मीनिंग पता होनी चाहिए और कैपिटल गेन की एग्जेम्पशंस. जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों ध्यान से पढ़ो, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन क्या होते हैं. यहाँ पर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताओगे, लॉन्ग टर्म के बारे में बताओगे. पहले कैपिटल गेन का मीनिंग बताओगे, देन एलटीसीजी एंड एसटीसीजी के बारे में बताओगे. फिर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कि कैपिटल गेन एग्जेम्पशन के क्या रूल है. सेक्शन 54 के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है बच्चों. कई बार कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड ना के डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 अंडर द हेड कैपिटल गेन. तो आपको ये सेक्शन पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको एग्जेम्पशंस मेंशन करनी है. तो इसके लिए भी आपको अगेन जब अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या कंसीडर करनी है, आप बुक्स में, मेजॉरिटी बुक्स में एक चार्ट बना होगा लास्ट में, सबसे पहले उस चार्ट को लर्न करना है. चार्ट को लर्न करने से आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है. और आपको पेपर में भी वही चार्ट सबसे पहले अटेम्प्ट करना है और उसके बाद उन पॉइंट्स को इलैबोरेट करना है. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर इज टेकन एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट. यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बताना है और डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बताना है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जब प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल असेट मानी जाएगी. तो वो यहाँ पर कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं बच्चों, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के.
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. क्लियर. नेक्स्ट चैप्टर 11 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इस चैप्टर में से अगेन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों आ सकते हैं. थ्योरी यूजुअल शॉर्ट नोट्स में आती है, फुल फ्लेज क्वेश्चन में रेयरली केसेस में मैंने नोटिस किया है. और बहुत बार ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन दो पार्ट में आ जाता है, ए और बी. ए में इसका न्यूमेरिकल होता है अदर सोर्सेज से, और बी में थ्योरी होती है. और थ्योरी जरूरी नहीं है वो इसकी हो, इसी चैप्टर की हो, वो किसी और चैप्टर की भी हो सकती है. तो अगर ए पार्ट में मान लो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आ गया, आपका वो क्वेश्चन भी ब्लॉक हो गया, तो आपके पास ऑप्शन बचा थ्योरी छोड़ने का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था? नहीं बचा. नहीं बचा ना. तो इसीलिए आपको थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है. यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. इन दैट केस आपको एक इनकम टैक्स का कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज भी डेवलप होगा. तो शॉर्ट नोट्स कौन से हैं? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस, डीम्ड इनकम, ग्रॉसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. कई बार सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के नाम से भी आ जाता है बच्चों. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल सिक्योरिटीज. अगेन जब आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पढ़ोगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल सिक्योरिटी, ये सब आप पढ़ लोगे. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो ये CDEF मोर और लेस ये एक ही पॉइंट है. अगर आप एक को अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पढ़ने के लिए आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा. टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पढ़ोगे तो वहां पर उनके ग्रोसिंग अप के रूल्स हैं ही हैं. लॉटरी इनकम, गिफ्ट एंड डिविडेंड. चैप्टर 11 हो गया. 12 एग्रीकल्चरल इनकम. एग्रीकल्चरल इनकम बच्चों, इसका यूजुअल अगेन थ्योरी क्वेश्चन में क्या आता है? पहला है व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम एंड हाउ इट इज ट्रीटेड, हाउ इज इट ट्रीटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पस. तो इसमें बच्चों आपको कंप्यूटेशन के जो मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है कि एग्रीकल्चरल इनकम को कैसे ऐड करके इनकम टैक्स में कैसे उसकी एग्जेम्पशन को अवेल किया जाता है. वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें स्टेप वाइज कैलकुलेशन जो है, कंप्यूटेशन जो है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द इनकम विच आर पार्शली एग्रीकल्चरल एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चरल. तो ये यूजुअल शॉर्ट नोट में भी आ सकता है. पार्शली एग्रीकल्चरल इनकम बताओ, पार्शली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बताओ. ए और बी पार्ट में भी आ सकता है. फुल फ्लेज क्वेश्चन का किसी ए पार्ट कोई और चैप्टर से आ जाए और बी पार्ट किसी और पार्ट से आ जाए. ठीक है. तो इसमें आपको पार्शली एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में यूजुअली बच्चों आपको बताना क्या है. रबर प्लांट वाला जो केस है, कॉफ़ी वाला जो केस है, और शुगर केन वाला है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं. नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर 13. बच्चों चैप्टर 13 इज क्लबिंग एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम. एग्रीगेशन के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट बन जाता है. और चैप्टर जो 14 है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज. सो बिफोर आई प्रोसीड फॉर दीज इंडिविजुअल चैप्टर्स में से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. मेजॉरिटी केसेस में चैप्टर 13 और 14 में से एक क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो देर इज हाईली प्रोबेबिलिटी कि आप 13 और 14 में से आपको एक क्वेश्चन मिले, यानी कि आपको या तो क्लबिंग का क्वेश्चन आएगा या सेट ऑफ का आएगा. बट लास्ट फ्यू ईयर्स में मैंने ये भी नोटिस किया है कि दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आ गए. एक तो कंफर्म है क्लबिंग या सेट ऑफ में से एक आएगा, लेकिन लास्ट फ्यू ईयर्स में मैंने देखा है कि एक आधे केस में एग्जाम में अगर आप चेक करते हो तो क्लबिंग का भी क्वेश्चन आया है और सेट ऑफ का भी आया. तो वहां पर तो आपको मजा आ गया. अब बात यह है कि इसमें क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है और आपको उसमें क्या चीज लिखनी है. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनकम ऑफ अदर पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ असेसी अंडर इनकम टैक्स एक्ट. कि किन सर्कमस्टांसेस में दूसरे व्यक्ति की आय जो है वो करदाता की आय मानी जा सकती है. अब वो सर्कमस्टांसेस क्या है यहाँ पर बच्चों, आपको क्लबिंग के सारे प्रोविजंस लिखने हैं. अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपकी बुक में फिर से वही बात, एक चार्ट बना होगा, टेबुलर फॉर्म में होगा. वो आपको सबसे पहले क्लबिंग के मीनिंग बता करके वो चार्ट बनाना है और उसके बाद उस चार्ट में दिए हुए सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट करना है. द नेक्स्ट इज चैप्टर 14 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का फिर से वही क्वेश्चन बनता है कि आपको प्रोविजंस बतानी है सेट ऑफ की और कैरी फॉरवर्ड की. ये दो प्रोविजंस आपने बता दी. अब आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना है बच्चों. जब पेपर में आपके पास आएगा तो आपने ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन में उन्होंने सेट ऑफ की प्रोविजंस पूछी हैं या कैरी फॉरवर्ड की पूछी हैं. जिसकी पूछी है उसकी मेंशन करोगे, दूसरे की नहीं करनी. कंफ्यूज हो तो दोनों लिख दो, गलत नहीं लिखना, उल्टा नहीं लिखना.
ठीक है। एक और चीज चैप्टर 13 और 14 में से जो आती है बच्चों, कई बार क्लबिंग का एक पॉइंट जैसे माइनर इनकम, माइनर चाइल्ड की इनकम वाला है, या सेट ऑफ का या कैरी फॉरवर्ड का कोई एक पॉइंट शॉर्ट नोट में अलग से भी आ जाता है, जो कंपलसरी क्वेश्चंस है बहुत यूनिवर्सिटी के पैटर्न में, तो वहां पर भी आ जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी हुई है कि आपको इनकम टैक्स में कौन से चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो आपको करना क्या है, अच्छे से प्लान करना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है और अच्छा स्कोर करना है। एंड लेट मी नो अबाउट योर मार्क्स कि आपका ये वीडियो से आपका आउटपुट कैसा आया, आप कैसे पता चलेगा। लीव अ कमेंट व्हेन व्हेन यू फाउंड दैट द वीडियो इज हेल्पफुल, वीडियो हैज बीन हेल्पफुल टू यू, आपको वीडियो ने हेल्प किया। अब आपको करना क्या है, आपने मुझे बाद में कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैम आपकी वीडियो से मुझे ये क्वेश्चंस मिले थे और मुझे ये हेल्प मिली, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।